हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स कक्षा पर। और दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बीएससी सेकेंड ईयर में सबसे पहले सिलेबस और बीएससी सेकेंड ईयर में क्या क्या पेपर्स हैं फिजिक्स के वो डिस्कस करेंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और बीएससी सेकेंड ईयर में कितने पेपर होते हैं फिजिक्स में? आपने जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में देखा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में हर सब्जेक्ट के 3 पेपर थे। ऐसे ही बीएससी सेकेंड ईयर में भी हर सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं। और इन 3 पेपर के नाम हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का पहला पेपर है उसका नाम है ऑप्टिक्स एंड लेजर, पहला पेपर है ये, इसे फर्स्ट पेपर बोलते हैं दोस्तों। और जो दूसरा पेपर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और जो तीसरा पेपर है दोस्तों उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। ये 3 पेपर दोस्तों हमारे पास हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ऑप्टिक्स एंड लेजर पढ़ना है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़नी है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रा पढ़ना है दोस्तों। जैसा आप जानते थे हर बुक की, हर पेपर की 4 यूनिट हैं, हर पेपर में 4 यूनिट हैं। इस बुक की बात करें तो 3 बुक जो यूनिट हैं वो ऑप्टिक्स की है और 1 जो यूनिट है वो लेजर की है। हमें यहाँ पे 4 यूनिट इस तरीके से पढ़नी है। ऐसे ही यहाँ पे भी 4 यूनिट हैं। पहली जो यूनिट है दोस्तों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। फिर फैराडे लॉ और डाइलेक्ट्रिक्स भी है इसमें, फैराडे लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक्स भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट यूनिट होती है दोस्तों वो EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा पेपर डिवाइड है 4 यूनिट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ना है, मैग्नेटोस्टैटिक्स भी पढ़ना है, और फैराडे लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक्स एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो 4th बुक है इसके भी 4 पार्ट हैं। 2 यूनिट जो हैं दोस्तों वो क्वांटम मैकेनिक्स की है, यानी कि 2 यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, पहली यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से, किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। और 2 यूनिट में, 1 यूनिट में हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है, एटम्स का स्पेक्ट्रा, एटम्स किस तरीके से लाइट का एब्जॉर्प्शन या एमिशन करके किस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं और उसका क्या यूज हो सकता है। फिर 1 यूनिट हमारी मोलिकुलर स्पेक्ट्रा की। ये बिल्कुल नई फिजिक्स है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसका नाम दूसरा मॉडर्न फिजिक्स भी है क्योंकि ये सन 1900 के बाद की फिजिक्स है। जब से प्लैंक ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी सन 1900 में, तो उसके बाद की ये फिजिक्स है। टोटल ये आपके लिए नई है। ये आपने इंटर लेवल पे भी पढ़ी है बहुत सारी, उससे कुछ आगे का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन यानी कि कुछ डेवलपमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का आपको बीएससी सेकेंड ईयर में देखने को मिलेगा। और ये यूनिट पूरा ऑप्टिक्स एंड लेजर है। लेजर बिल्कुल नई चीज़ है, हालांकि इसका जो कंसेप्ट है वो आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन लेजर भी जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आती है। लेकिन ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड है क्योंकि प्रकाश कहीं ना कहीं लेजर जो है वो लाइट एमिट करती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है। बीएससी सेकेंड ईयर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है। क्यों ईयर है? क्योंकि मैक्सिमम जितने भी कंपटीशन एग्जाम हमारे होते हैं उनका 90% सिलेबस लगभग बीएससी सेकेंड ईयर तक ख़त्म हो जाए। यानी कि कुछ जो सिलेबस है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में ख़त्म हो जाता है और कुछ बीएससी सेकेंड ईयर में ख़त्म हो जाए। तो बीएससी सेकेंड ईयर में मैक्सिमम सिलेबस होता है दोस्तों। यहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो आप मैथ ले लें, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, बायो, कोई भी सब्जेक्ट लें, बीएससी सेकेंड ईयर में हमेशा मैक्सिमम सिलेबस होता है। तो मैक्सिमम सिलेबस रखने के पीछे यही होता है कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का 90% सिलेबस बीएससी सेकेंड ईयर तक ख़त्म हो जाए, ताकि बच्चा फाइनल ईयर के साथ साथ अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सके। किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर लो, एमएससी के लिए जैसे आपने IIT जैम भी आप दे सकते हैं दोस्तों, BHU का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, JNU का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का एग्ज़ाम आप दे सकते हो।
तो ये सारे एग्जाम का जो सिलेबस 90% जो सिलेबस है वो बीएससी सेकेंड ईयर तक खत्म हो जाए, इसलिए बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बहुत ध्यान से और समझ के पढ़ना है। तो दोस्तों जो मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे वो सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में ऑप्टिक्स की पहले पेपर की को स्टार्ट करूँगा। लोगों की धारणा ऑप्टिक्स को लेकर ये है दोस्तों कि ये एक हार्ड बुक है, एक हार्ड पेपर है और इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से लेकर आपको चलेंगे। जो पहले 3-4 क्लास हैं ऑप्टिक्स का सिलेबस नहीं होगा वो दोस्तों, वो बिल्कुल बेसिक क्लास होंगी। अगर वो क्लास आप देखोगे, ये क्लास पहली क्लास से लेके और 4-5 क्लास जो पहली लगेंगी, अगर वो सारी आप देखेंगे तो आपको एक बेसिक समझ में आएगा और ऑप्टिक्स बड़ी इजी लगेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उस चीज़ के बेसिक समझने बहुत ज़रूरी हैं। कि तो सबसे पहले हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए दोस्तों ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला पेपर है उसे स्टार्ट करता हूँ। पहले पेपर का नाम दोस्तों ऑप्टिक्स है और हिंदी में इसे दोस्तों प्रकाश की बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है हिंदी शब्द से कि कहीं ना कहीं इसमें एक प्रकाश आएगा, लाइट आएगी, तो लाइट की स्टडी होगी इसमें। तो दोस्तों लाइट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं, ये हमें पता है। तो अगर ऑप्टिक्स की डेफिनेशन लिखनी हो तो ऑप्टिक्स की डेफिनेशन लिखने से पहले आप ये लिख सकते हैं ऑप्टिक्स की डेफिनेशन। पहले नहीं दोस्तों, ऑप्टिक्स की डेफिनेशन क्या है कि ऑप्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, मैं छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ, स्टडी ऑफ क्या? लाइट, स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वास्तव में ऑप्टिक्स क्या है? लाइट व उसके गुणों का अध्ययन है। यानी कि हमें क्या पढ़ना है ऑप्टिक्स में? प्रकाश और प्रकाश के गुणों का गुण जो हैं उसमें। यानी कि हमने लाइट को क्या है, लाइट को हमें पता नहीं है कि वास्तव में लाइट है क्या, ठीक है। बाद में धीरे धीरे खुलासा होगा कि लाइट क्या है। अभी थोड़ी देर में आपको अपने आप सेंस समझ में आ जाएगी कि लाइट वास्तव में क्या होनी चाहिए। लेकिन इसके गुण हमने जैसे जैसे लाइट के नेचर को जैसे जैसे खोजा तो उस नेचर को हमने प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। जैसे एग्जाम्पल कि लाइट में क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है। और तो रिफ्लेक्शन लाइट का किसी भी स्मूथ सरफेस या किसी भी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होना क्या है? लाइट की प्रॉपर्टी। अगर वो किसी भी सरफेस पर पड़ेगी या किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो हमेशा क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है। तो जब भी ये दो मीडियम की बात करेंगे, एक मीडियम अलग है, दूसरा मीडियम अलग है, और कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी दोस्तों, तो हमेशा क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो ये उसका एक गुण है, ये प्रॉपर्टी है कि जब भी मीडियम को पार करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो हमेशा क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी लाइट। तो रिफ्रैक्शन भी क्या है? लाइट का एक प्रॉपर्टी है। तो हमें उन्हीं गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स में करना है। तो ऑप्टिक्स सिंपल डेफिनेशन आप बता सकते हैं, पूछे कोई भी, व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो ऑप्टिक्स कुछ नहीं है दोस्तों, स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। शुरू में हम विजन का अध्ययन करते हैं, तो कुछ लोग ये भी लिखते हैं स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन, देखने का, दृश्यता का अध्ययन है ये। क्योंकि सबसे पहले जब लाइट का विकास ही विजन से हुआ है, देखने की चीज़ों से हुआ है। तो हम सबसे पहले जब भी लाइट की स्टडी करते थे तो विजन से स्टार्ट करते थे कि दिख कैसे रही चीज़ें। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपने पता है इमेजेस बनती हैं, वो चीज़ें हम पढ़ का है। अब छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन कर लेता हूँ। अगर कोई आपसे ये क्योंकि लाइट को पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन मैं आपके सामने, व्हाट इज फिजिक्स, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन अराइज करना चाहता हूँ दोस्तों कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स क्या है, इसका मतलब भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। अगर किसी को हमें समझाना हो एक शब्द में कि कोई पूछे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स को कैसे डिस्क्राइब करोगे? और ये डिस्क्राइब करते करते आप आज जो है बीएससी सेकेंड ईयर डिग्री क्लासेज में आप पहुंच चुके हैं। और अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं जो हमने 12वीं लेवल पे पढ़ी थी, वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि जितनी भी भौतिक घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, उन भौतिक घटनाओं को समझाना ही क्या है? भौतिक विज्ञान है। हम उन भौतिक घटनाओं को जिन नियमों के आधार पर समझते हैं, वे नियम भौतिकी के नियम कहलाए हैं और ये सारा चीज़ भौतिक विज्ञान कहलाता है। कुछ इस तरीके की डेफिनेशन देते हैं, बिल्कुल सही डेफिनेशन है दोस्तों, लेकिन आज थोड़ा सा एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में इसे समझते हैं कि फिजिक्स क्या है। अगर ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई तो आप फिर किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर लोगे। इसका इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इस यूनिवर्स में केवल 2 चीज़ें हैं। इस यूनिवर्स में कितनी चीज़ें हैं? केवल 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, अगर कोई चीज़ है पहली तो उसका नाम है मैटर। अगर एक चीज़ कोई है तो उसका नाम क्या है? मैटर। हिंदी में इसे द्रव्य बोलते हैं।
ये द्रव नहीं है, लिक्विड नहीं है, द्रव्य पदार्थ। और अगर दूसरी कोई चीज़ है तो वो एनर्जी। पहला हम यही मानते थे कि मैटर एंड एनर्जी जो है वो अलग अलग है, लेकिन फिर आइंस्टाइन साहब आए और उन्होंने एक इक्वेशन दी E=mc²। उन्होंने कहा ये दोनों एंटिटी एक ही है, यानी कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को दोबारा मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? तो वास्तव में ये दो अलग अलग चीज़ें ना होकर आज क्या है, एक ही एंटिटी। अगर किसी के पास मास है तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी जरूर होगी, अगर कहीं एनर्जी है तो उसके इक्विवेलेंट भी मास आप बना सकते हो। इस बाय आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc², ये आपने पढ़ा है। ये इक्वेशन यही बोलती है कि बोथ आर इक्विवेलेंट, यानी कि दोनों एक ही एंटिटी। और फिर कोई पूछ ले आपसे मैटर क्या है, कोई पूछे व्हाट इज मैटर, तो मैटर को बताने के लिए आप क्या कहोगे? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाइड द स्पेस या विच हैव द मास। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें क्या हो, जो स्पेस घेरती हो, जिसमें मास हो, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और हमें पता है मैटर की जो है वो बहुत सारी स्टेट होती हैं, जिनमें मैं लिखता हूँ मेनली तो 4 या 5 स्टेट बनाते हैं आजकल, और आपने इनको पढ़ा है। अगर कोई मैटर है तो वो इन रूप में पाया जा सकता है। और मैटर का जो पहला रूप है दोस्तों वो सॉलिड है, इसे हम ठोस बोलते हैं। और मैटर का जो दूसरा रूप है जिसमें ये मिल सकता है हमें, वो लिक्विड है। और जो तीसरा रूप है दोस्तों उसका नाम गैस है, मैटर गैस के रूप में हो सकता है। और चौथा जो रूप है वो प्लाज्मा है। एक और स्टेट हमने फिर खोज की कि इस स्टेट में भी मैटर रह सकता है, तो ये प्लाज्मा स्टेट है। और आजकल जो NCERT लिखता है एक 5वीं स्टेट, उसका नाम है BE कंडेंसेशन। हालांकि ये कुछ विशेष पार्टिकल्स यानी के लिए ही एप्लीकेबल होता है, बाद में इसकी बात करेंगे। तो यानी कि अगर कोई मैटर है तो वो इन 5 स्टेट में पाया जा सकता है। सॉलिड आपने पता है क्या है, लिक्विड भी आपने पता है, गैस भी पता है। सॉलिड आपने पता है कि ऐसे मैटर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली बाउंडिंग होते हैं, इनका शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या होता है? डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। और लिक्विड का भी आपको पता है, सॉलिड की अपेक्षा तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा लूजली बाउंड होते हैं, इनका कोई निश्चित शेप नहीं होती, जिस बर्तन में रखते हैं उसी की शेप धारण कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपने पढ़ा होगा दोस्तों। गैस भी आपने पढ़ा, इसके मॉलिक्यूल लिक्विड की तुलना में भी थोड़ा और दूर दूर होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं मॉलिक्यूल आपस में, और इनकी भी कोई डेफिनिट शेप साइज नहीं होता, जिस बर्तन में रखते हैं ये भी उसी का आकार धारण कर लेते हैं। फिर ये प्लाज्मा स्टेट क्या है, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा स्टेट थोड़ा सा एक नई स्टेट है, प्लाज्मा और BE कंडेंसेशन, इसे समझ लेते हैं दोस्तों। तो प्लाज्मा और BE कंडेंसेशन को मैं एनर्जी हटा देता हूँ, फिर बाद में यहाँ इधर लिख लेता हूँ एनर्जी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ इसे समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लाज्मा देखते हैं। देखो प्लाज्मा समझने के लिए, वास्तव में प्लाज्मा जो है दोस्तों वो एक आयनिक स्टेट है। प्लाज्मा क्या है? आयनिक स्टेट है, लेकिन वो एक सिंपल आयनिक स्टेट नहीं है जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ, आपने सोल्ट है हमारा नमक, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो NaCl। बनता कैसे है? हम मानते हैं कि सोडियम जो है एक डोनर एटम है, और ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ किस पे? Cl पे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो ये अपनी आयनिक फॉर्म यानी कि एक आयन बन जाता है Na+, और जैसे ही ये एक एटम ग्रहण करता है तो ये क्या बन जाता है? Cl-। और जैसे ही Na+ और Cl- अब आयन्स बन गए, चार्ज पार्टिकल बन गए। लेकिन अगर Na+ की स्ट्रक्चर को आपको मैं देखूं तो इसमें एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव, फिर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, और लास्ट में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Na 11 होता है, तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन, 3 और 3 6 2 8, इस तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे क्या होता है? प्लस, फिर यहाँ पे Cl-, ऐसे कुछ होता है। इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाए? Na+ और Cl-। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल बनते हैं दोस्तों तो इनमें आपस में क्या शुरू होता है? इंट्रैक्शन शुरू होता है, और ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। आकर्षित करते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो घटने लगती है। लेकिन जैसे जैसे दूरी घटती है तो इस पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज हैं उनकी वजह से इन पर क्या लगने लगता है? रिपल्सन लगने लगता है। अट्रैक्शन पॉजिटिव निगेटिव की वजह से अट्रैक्शन लग रहा था, लेकिन कुछ सिमिलर चार्जेज की वजह से जो न्यूक्लियस पे हैं या इनके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से इन पे कुछ रिपल्सन भी लगने लगता है। तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि जो ये अट्रैक्शन है उस रिपल्सन के इक्वल हो जाए,
और ये आपस में क्या हो जाए, एक किसी दूरी पे जाके इनका जो रिपल्सन है वो अट्रैक्शन के इक्वल हो जाए, यानी कि फोर्स बैलेंस हो जाए। और हम बोलते हैं कि अब इनमें एक बॉन्ड बन गया Na+ और Cl-, इस दूरी पे ये कहीं पे आके क्या हो गया, इनके रिपल्सन और अट्रैक्शन आपस में सेम होंगे। हम बोले कि इन्होंने रिएक्शन कर लिया, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं इस चीज़ को कि इन्होंने रिएक्शन कर लिया, और जो ये दूरी है, जितनी दूरी पे इनके फोर्स बैलेंस हुए, उसे केमिस्ट्री वाले बोलते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ है। वास्तव में ये क्या बना दी इसने, बॉन्ड लेंथ बना दी। तो इस बॉन्ड लेंथ पे फिर हम ऐसे नहीं लिखते इसे Na+ है, फिर हम बोलते हैं अब हम इसे, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो इसे ऐसे लिख देते हैं और इसका नाम रखते हैं कंपाउंड, केमिस्ट्री की भाषा में। तो हम बोलते हैं कि सोल्ट बन गया, कंपाउंड बन गया, जिसका दोनों के मिलने से, यानी कि इनके अट्रैक्शन रिपल्सन सेटिस्फाई होने को हम क्या बोलते हैं कि इनमें रिएक्शन हुई, रिएक्शन की वजह से एक बॉन्ड बना, और बॉन्ड बनने की वजह से एक कंपाउंड बन के आया, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, NaCl, यानी कि नमक बोलते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया है। अब क्या है प्लाज्मा में, क्या है कि अगर मैं ये रिएक्शन होने ही ना दूँ और Na+ आयन Na+ ही रहे और Cl- आयन Cl- आयन ही रहे, तब हम, अगर मैं ऐसी कोई स्टेट क्रिएट कर लूँ कि इनकी आपस की रिएक्शन ना रहे और ये हमेशा किस में रहें, आयनिक फॉर्म में रहें, तब उस स्टेट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्लाज्मा स्टेट। पर क्या ये संभव है? नॉर्मल अवस्था में ये चीज़ संभव नहीं है कि Na+ और Cl- एक जगह रखें और वो अट्रैक्शन ना करें, यानी कि उनमें कोई रिएक्शन ना हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक स्थिति हो सकती है। क्या स्थिति हो सकती है दोस्तों, कि मैं इस Na+ और Cl- को क्या कर दूं, इन्हें हाई एनर्जी दे दूं, इनकी एनर्जी क्या कर दूं, बहुत हाई कर दूं, बहुत ज़्यादा कर दूं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जब आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो रिपल्सन और अट्रैक्शन होने थे वो एक्सीड कर जाएंगे और ये क्या होंगे, ऐसे ही फ्री होकर घूमने लगेंगे। यानी कि अब ये बॉन्ड नहीं बनेंगे, हाई एनर्जी की वजह से क्या होंगे, बॉन्ड नहीं बनेंगे, ये क्या होंगे, फ्री की तरह काम करेंगे। यानी कि अब क्या होंगे, ये प्योर अपनी आयनिक स्टेट में रहेंगे। तब जो ये स्टेट बनेगी, इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा स्टेट। यानी कि Na++ ही रहा और Cl- ही रहा। लेकिन ये इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, बहुत हाई एनर्जी चाहिए। तो बहुत हाई एनर्जी के लिए, यानी कि प्लाज्मा स्टेट जो है वो हाई एनर्जी पे मेंटेन होती है, ये आपको पता लग गया होगा। इसका एक अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा स्टेट का जीता जागता एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, हमारा सन है। सन में जितने भी आप देखते हैं हीलियम, जितना भी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, जो भी वहाँ है वो सब किस में है, आयनिक फॉर्म में है, क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और वहाँ सिर्फ जैसे H+ आयन है या हीलियम आयन है, तो सारे किस में रहते हैं, आयनिक फॉर्म में रहते हैं। और आप देख सकते हैं सन की एनर्जी कितनी है। तो हमारा जो सन है वो प्लाज्मा स्टेट का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसे हम डेली देख सकते हैं। अगर कोई पूछे तो सन की स्टेट क्या है, वो प्लाज्मा स्टेट है। अब एक BE कंडेंसेशन जो स्टेट्स है वो वास्तव में इंटीग्रल ऐसे पार्टिकल्स के लिए होती है दोस्तों जिनके स्पिन इंटीग्रल होते हैं। जैसा हमारा फोटोन है, ग्रेविटोन है, हालांकि ग्रेविटोन अभी तक खोजा नहीं, पर अब आ जाएगा ग्रेविटोन, क्योंकि ये किसका क्वांटा है, ग्रेविटोन, ये ग्रेविटेशनल वेव का क्वांटा है। जैसा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा क्या होता है, फोटोन, ऐसे ग्रेविटेशनल वेव, क्योंकि 2016 में हमने डिटेक्ट कर ली थी, आइंस्टाइन का सिद्धांत था ग्रेविटेशनल वेव्स, लेकिन अभी तक 2016 तक अभी इनके होने का कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन 2016 में पहली बार इन्हें डिटेक्ट किया गया, और जब डिटेक्ट हुआ तो वो किसी न किसी क्वांटा से मिलकर बनी होंगी, और उस क्वांटा का नाम क्या है, ग्रेविटोन, और इसका स्पिन 2 है दोस्तों और इसका स्पिन 1 है। तो ऐसे पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये बहुत सारी स्टेट्स में पड़े हों तो ये किसी विशेष टेम्परेचर पर किसी एक स्टेट में आके बंच हो जाए, एक जगह बन जाए। तो ये जो स्टेट बनती हैं जब ये सारे किसी विशेष टेम्परेचर से नीचे आके एक जगह बंच हो जाए, तो इस बंच होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आपने भी पता है बंच जब होता है तो कंडेंस होते हैं, यानी कि एक जगह आके जमते हैं। तो जो ये स्टेट तब बनती हैं इन पार्टिकल्स में, इस स्टेट को बोलते हैं दोस्तों BE कंडेंसेशन, यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। वास्तव में बोस जो थे वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, और आइंस्टाइन को तो सब जानते ही हैं। बोस जो है एक बहुत महान साइंटिस्ट रहे इंडिया के, क्योंकि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे दोस्तों जो भारत को वैश्विक पटल पर लेकर आए। उन्होंने लोगों को बताया, इस विश्व को बताया कि इंडिया भी जो है वो सोच सकता है, साइंस को सोच सकता है, पढ़ सकता है और साइंस में अपना काम कर सकता है। लेकिन ट्रेजरी ये थी कि उस टाइम भारत का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था। तो जब इन्होंने अपनी स्टैटिक्स दी, जिसको आज हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, उस टाइम इनके पेपर छप नहीं पा रहे थे।
पेपर जो है, जो रिसर्च पेपर थे वो पब्लिश नहीं हो पा रहे थे दोस्तों उस टाइम। तो इन्होंने अपने पेपर आइंस्टाइन को भेजे और आइंस्टाइन ने इन्होंने उन पेपर्स को सिर्फ पब्लिश कराया था, जबकि सारा काम किसका था, बोस का था। तो पब्लिश कराने की वजह से यहाँ इनके नाम के साथ क्या जोड़ दिया गया, आइंस्टाइन, और स्टैटिक्स बनी बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, जबकि वो सारा काम किसका था, बोस का था। लेकिन भारत की उस टाइम इतनी, भारत के लोग जो है इस तरीके से विश्व पे पिछड़े हुए मानते थे साइंस के क्षेत्र में कि उनके रिसर्च पेपर भी पब्लिश होने बहुत मुश्किल होते थे अच्छे जर्नल में। लोगों को विश्वास ही नहीं था कि भारतीय भी जो है वो साइंस सोच सकते हैं। तो बोस का बहुत बड़ा योगदान फिजिक्स के क्षेत्र में है दोस्तों, और बहुत ही बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। तो दोस्तों, जो बोस आइंस्टाइन थे वो महान साइंटिस्ट थे, और वो भारत को या भारतीयों को कहो पहली बार वैश्विक पटल पर लेकर आए कि भारतीय भी जो है वो साइंस में कमाल कर सकते हैं। इसलिए बोस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे साइंस के क्षेत्र में है दोस्तों। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगी दोस्तों इस पूरे प्रकरण से कि अगर कोई मैटर है तो इन 5 स्टेट में मिल सकता है, यानी कि वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो सकता है। तो दोस्तों, इनकी पहचान क्या है, इन्हें हम देख के पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये बोस आइंस्टाइन स्टेट बन रही है, ये प्लाज्मा स्टेट है, जैसे सन देख लिया हमने, क्योंकि प्लाज्मा का एक अच्छा एग्जाम्पल सन है। अब दूसरी तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दूसरी तरफ क्या है दोस्तों कि एनर्जी। दूसरी तरफ क्या है, एनर्जी। और एनर्जी की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन। कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एनर्जी। अब एनर्जी को आप सोच के बताओ, क्या हम इसे देख सकते हैं, क्या इसे छू के हम बता सकते हैं ये चीज़ एनर्जी है? नहीं। क्यों नहीं बता सकते? इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आप घर से चले दोस्तों, और आप 5 किलोमीटर आपने साइकिल चला के किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, तो आपको क्या होता है, एक थकावट का एहसास होता है कि हम तो थक गए भाई। एक थकावट का एहसास होता है कि हम थक गए। तो थकने से क्या होता है, हमें एक बात पता लगती है कि एनर्जी, ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारी एनर्जी जो है वो लॉस हुई है। एनर्जी लॉस होगी दोस्तों हमारी, तो हमें क्या हुआ, इससे हमें एक बात इंडिकेट होती है साइकिल चलाने से कि हमारी एनर्जी में लॉस हो रहा है। पर क्या जब हम साइकिल चला रहे हो हमें देखते हो ये जा रही है हमारी एनर्जी निकल के, अरे ये तो ख़त्म होती जा रही है, ऐसा तो नहीं होता, सिर्फ फील होता है। तो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ एनर्जी लॉस हुई या एनर्जी गेन हुई है। तो एनर्जी को हम देख नहीं सकते। तो एनर्जी जो है वो एक भूत की तरह है दोस्तों, क्योंकि भूत भी आज तक किसी ने नहीं देखा, और वास्तव में भूत भी होंगे तो वो किस फॉर्म में रहे होंगे, एनर्जी में, एनर्जी की फॉर्म में। तो इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब 2 चीज़ें हमारे प्रोस्पेक्टिव में हैं, या तो कोई चीज़ मैटर हो सकता है दोस्तों या एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ से दोस्तों फिजिक्स की डेफिनेशन निकलती है, जो मैंने सवाल लिखा था कि व्हाट इज फिजिक्स। तो आप अब आराम से फिजिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि एक सवाल मैंने यहाँ लिख दिया था पहले कि व्हाट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स का जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। तो अब आप कह सकते हैं दोस्तों कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो फिजिक्स जो है वो मैटर और एनर्जी का अध्ययन है, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन है। तो ये किसका एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है फिजिक्स की डेफिनेशन का। अब सब कुछ आ गया इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ से क्योंकि हम तो ऑप्टिक्स पढ़ रहे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट, क्योंकि हमें लाइट पढ़ना, तो हमें लाइट भी जानना जरूरी है दोस्तों कि लाइट क्या है। तो लाइट को जानने के लिए अब आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि मैंने एक डेफिनेशन, एक चीज़ आपके मन में एक डिफरेंस बना दिया कि एनर्जी क्या है और मैटर क्या है। तो लाइट को जानने के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, अब बताओ कि लाइट क्या सॉलिड है, या लाइट लिक्विड है, या लाइट गैस है, या लाइट प्लाज्मा है, या लाइट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की प्रक्रिया को अपना रही। हो सकता है अपनाती हो, वो बाद में देखेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। लाइट को हम क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं कि लाइट आ गई तो हमें चीज़ें दिखना शुरू होगी। वास्तव में जो लाइट शुरू हुई थी, अगर लाइट की स्टडी शुरू हुई थी दोस्तों, तो हमने विजन से ही स्टार्ट किया था कि चीज़ें दिखती कैसे हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेजेस कैसे बनती हैं, उन चीज़ों पे हमने स्टडी करना शुरू किया था। तो लाइट वास्तव में इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी कि मैटर वाली फॉर्म में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब लाइट जो है वो दूसरी फॉर्म की होगी, यानी कि लाइट क्या है, एक तरीके की ऊर्जा है। तो हम लिख सकते हैं
तो यहाँ से हमें पता लग गया कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से लाइट की डेफिनेशन भी निकल कर आई कि लाइट जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स, जो क्या करती है, हमारी चीज़ों को देखने में सहायता करती है। तो लाइट की डेफिनेशन भी बन गई दोस्तों कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स, जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूँ। और दोस्तों अगर बीएससी सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स इस चैनल पे लेकर आएंगे, एक एक क्लास आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारा आएगा। फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर का भी धीरे धीरे आएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, क्या डाउट है उन डाउट्स पर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।